हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से मात्र आपको 40 बनाना रहेगा और यही पैटर्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा का भी रहेगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 बनाना रहेगा। तो ये मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत का सुचालक है। तो इसमें से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सूर्य से ऊर्जा किस अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो अभिकारक कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इस मॉडल पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको यहाँ पे 48 के 48 प्रश्न आपको सॉल्व करके ही जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो C6H12O6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, 12 परमाणु होते हैं। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि वसा का पाचन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वसा का पाचन कौन करता है। तो लाइपेज करता है, इसे आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना
बताना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंसुलिन की कमी के कारण से मधुमेह रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। और विटामिन सी के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, तो विखंडन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय जीव है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो स्नेल का नियम कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। और अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता तो उस नेत्र में क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है, इसे आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, तो ये थोड़ा सा उल्टा होता है, ट्रिकी होता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में, यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है ये किसका बना होता है, तो ये जिलेटिन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो उत्तल लेंस होता है ये दोनों किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो अवतल लेंस होता है ये दोनों किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है, तो बहुत अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यहाँ पे आपको फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना है, यानी आपको आर का मान निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है V = IR। यहाँ से आपको आर का मान निकालना है, तो
आई को बराबर के इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा v बट्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे आपको आर का मान निकालना है, तो बस यहाँ पे आपको v का मान रख देना है, यहाँ पे आई का मान रख देना है। तो v का मान कितना है, 220 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 220। और यहाँ पे देखिए आई यानी विद्युत धारा का मान कितना है, तो 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और बराबर की इधर आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर। अब ये कितना बार में कटेगा, 110 बार में कटेगा, यानी प्रतिरोध हमारा कितना निकल गया, तो 110 ओम निकल गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो एन बाई आर होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो आमीटर या एमीटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पवन चक्की होता है उसे चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए, तभी पवन चक्की चलेगा। अगर इससे हवा कम होगा तो जो पवन चक्की होगा वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो जो नाभिकीय ऊर्जा होता है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो यूरेनियम से प्राप्त होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है, तो सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि CuO प्लस H2 ये आपस में अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O का निर्माण कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, और जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन अलग होता है उसे क्या कहते हैं, तो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं।
तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम यानी Na का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोडियम होता है ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसीलिए हम इसे केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बेकिंग पाउडर होता है इसे हम लोग खाने का सोडा कहते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विजातीय यौगिक है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये विजातीय यौगिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देगा। इसमें से आपको बताना है कि कौन क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है, इसे आपको याद रखना है। तो 7 से लेके 14 के बीच में कौन है, तो 13 है। तो जो 13 जिस विलयन का पीएच मान होगा वो क्षारीय होगा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि पीतल है। यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल क्या है, तो पीतल मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पीतल किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन आयनिक यौगिक है। तो CaCl2 ये आयनिक यौगिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो जो गोल्ड होता है यानी जो सोना होता है ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसीलिए जो गोल्ड होता है ये जल्दी खराब नहीं होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो मीथेन होता है ये सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो कई बार हम आपको बता चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन बनता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है, जिसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये परावैंगनिक किरणों को छानने का कार्य करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है
कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग 18 होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो जो हीलियम होता है ये अक्रिय तत्व होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीलियम का संकेत क्या होता है, He होता है, इसे आपको याद रखना है। और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीन है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ऑक्सीन होता है ये पादप का वृद्धि हार्मोन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के वृक्क संबंधित हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मनुष्य का वृक्क होता है ये किससे संबंधित होता है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मनुष्यों में वृक्क कितने पाए जाते हैं, तो 2 पाए जाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो उपचयन की रासायनिक अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि गुणसूत्र बने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो डीएनए तथा आरएनए वो प्रोटीन का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो 26 जोड़ी पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए 23 जोड़ी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। और संख्या में कितना पाया जाता है, तो 46 पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका में क्या अनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है, तो एक्वेरियम नहीं है, इसे आपको याद रखना है। एक्वेरियम में जलीय जीव रहते हैं, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि CFC है। यहाँ पे आपको बताना है
कि CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो CFC गैस होता है ये ओजोन परत को नष्ट करता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इस मॉडल पेपर के 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और एक बार आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका 48 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।